पेगासस है क्या और कैसे काम करता है कि क्या पीएम मोदी इंटरनेट शटडाउन पर दोहरी बातें करते हैं, तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये कैबिनेट विस्तार से ज्यादा। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का र भी मालूम नहीं है। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर और ये है लिटिल पॉलिटिकल विद मेहर शेख। गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में कभी चाय की टपरी पर, कभी रेलवे प्लेटफॉर्मों पर, तो कभी साइकिल पर घूम घूम कर चाय चाय की आवाज लगाकर चाय बेचने वाला वो किशोर शिक्षित तो होना चाहता था, मगर पढ़ाई छोड़ वो सारे कामों में मन लगा लेता था। वही किशोर एक दिन सारे धुरंधरों को पीछे छोड़कर देश के सबसे पावरफुल पद पर काबिज हो गया। एक सामान्य युवक नरेंद्र से भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाता है। जी हाँ, एक सामान्य किशोर युवक से पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सफर कैसा रहा और किन संघर्षों के बाद वो इस शिखर तक पहुंचे, चलिए बताते हैं आपको। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार में जन्मे पीएम मोदी के पिता दामोदर दास मोदी की 6 संतानें थीं। इनमें तीसरे नंबर के थे नरेंद्र दामोदर मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। सारे भाई पिता की मदद कर व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते थे, साथ ही स्कूल भी जाते थे। जहां तक पीएम नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्हें शिक्षा हासिल करने का तो शौक था, लेकिन खेल कूद, एक्टिंग, डिबेट में अव्वल रहते थे वो। पीएम नरेंद्र मोदी की रगों में बचपन से ही राष्ट्रवाद का रक्त दौड़ रहा था। 1958 में, यानी मात्र 8 साल की उम्र में, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा बनने के लिए वडनगर के संघ कार्यालय पहुंच गए थे। यहां तक कि वो सैनिक स्कूल में शिक्षा हासिल करना चाहते थे ताकि सेना में जाने के रास्ते खुल जाएं। लेकिन जब सैनिक स्कूल की फीस सुनी तो सारा का सारा जोश पानी पानी हो गया। हालांकि उन्हें दुख था कि महज पैसों के कारण वो सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले सके, लेकिन संघ के प्रति पीएम नरेंद्र मोदी की निष्ठा देखते हुए उन्हें संघ के दफ्तर में रहने और शाखा ज्वाइन करने की अनुमति मिल गई थी। शुरू में पीएम नरेंद्र मोदी संघ के दफ्तर में झाड़ू पोछा तक करते थे। 1974 में वो नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए और इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। साथ ही 1980 के दशक में वो गुजरात बीजेपी इकाई में शामिल हुए। आपको बता दें कि 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका थी, जिसके बाद वो पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बन गए। वहीं 1958 में उन्हें महासचिव बनाया गया और फिर सन 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए। लेकिन ये राजनीतिक सफर इतना आसान भी नहीं होने वाला था। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां आई सामने जिसकी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी चर्चाओं के बाजार का हिस्सा बन गए और सभी की नजरें उन पर आ टिकी, क्योंकि सत्ता संभालने के महज 5 महीने बाद ही गोधरा कांड हुआ, जिसमें कई हिंदू कारसेवक मारे गए। साथ ही फरवरी 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगों में सैकड़ों जानें गईं। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का दौरा किया और पीएम नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात होने लगी, लेकिन तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पीएम नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अभय प्रदान किया। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दंगों से संबोधित कोई आरोप किसी भी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ और दिसंबर 2002 के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की थी और फिर 2012 में लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद मार्च 2013 में पीएम नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय बोर्ड से जोड़ दिया गया, जहां उन्हें सेंट्रल इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। बताया जाता है कि पार्टी का संकेत साफ था कि अगला लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के दम पर लड़ा जाएगा और यही हुआ। जी हां, साल 2014 में पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। पीएम मोदी ने अपने दम पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई और पार्टी 282 सीटों पर काबिज हुई। वहीं पीएम मोदी का मैजिक ऐसा था कि वाराणसी
और वडोदरा दोनों क्षेत्रों से पीएम मोदी विजयी हुए और 26 मई 2014 को मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री की शपथ ली। पीएम नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में उदय भारतीय राजनीति में व्यापक बदलाव का स्पष्ट संकेत था। पहले 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी पहली पसंद और आक्रामक वक्ता होने के साथ साथ आरएसएस के आदर्श उम्मीदवार साबित हुए। लेकिन बात अगर साल 2014 की जाए तो जिन वादों के साथ पीएम मोदी मैदान पर उतरे थे और लोगों का विश्वास जीतकर कुर्सी भी हासिल की, उनमें से कई ऐसे वादे थे जिन्हें पूरा करने में वो असफल रहे और विपक्ष ने उनके कई फैसलों पर उनको जमकर घेरा। जी हां, याद कीजिए 8 नवंबर 2016 की वो रात जब 8 बजे ये ऐलान हो जाता है कि 500 और 1000 के नोट अब इस्तेमाल में नहीं रहेंगे। यानी रातों रात पीएम मोदी की तरफ से फैसला आता है कि जनाब नोटबंदी की घोषणा की गई है। जी हां, जिसके बाद इस एक फैसले ने भारत की इकोनॉमी को काफी इफेक्ट किया। अमीर हो या गरीब, असर दोनों पर पड़ा। साथ ही साथ एक और ऐसा वादा था जिस पर विपक्ष आज भी पीएम मोदी को घेरता है। जी हां, वो था सभी के अकाउंट्स में 10 लाख रुपए आने का वादा। इसके अलावा काले धन को वापस लाने का वादा भी किया गया, लेकिन वो भी कागजों में सिमट कर रह गया। खैर, ये तो थी उनके बतौर पीएम पहले कार्यकाल के कुछ बिंदु जिसकी वजह से वो चर्चाओं में रहे। अब बात अगर 2019 की जाए तो एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से उन पर निशाना साधा गया। जी हां, जैसे कि कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाना, सीएए बिल को लाना या फिर साल 2020 में आए कोरोना काल में ऑपरेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कमी होना, जिससे देश में हाहाकार मच गई थी। जी हां, ये सभी कुछ ऐसे बिंदु थे जिसकी वजह से एक बार फिर पीएम मोदी को उनके दूसरे कार्यकाल में घेरा गया। बहरहाल कुछ ऐसी भी बातें थी जिनकी वजह से उनकी आलोचना हुई, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें थी जिनकी वजह से उनकी आज भी लोग तारीफ करते नहीं थकते हैं। चाहे भारत को ग्लोबली एक पहचान देना हो या फिर सालों के राम मंदिर निर्माण का इंतजार समाप्त कराना हो और लोगों को डिजिटाइजेशन से अवेयर कराना हो, पीएम मोदी इन सभी बिंदुओं पर खरे उतरे और भारत को एक अलग पहचान दिलाई। और अगर बात उनकी लोकप्रियता की जाए तो उसका आलम यह है कि उनकी तुलना देश के महान प्रधानमंत्रियों जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से के साथ की जाती है। अभी भी देश में मोदी मैजिक इस कदर बरकरार है कि आज भी 2024 के लोकसभा चुनाव की जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसके अनुसार एक बार फिर बीजेपी को पीएम मोदी भारत की सत्ता दिला सकते हैं।